फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नया और बहुत इजी लेकर के आया हूं। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको अपलोड कर चुका हूं कि हम क्रिएट अकाउंट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हम नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद कौन कौन से खाते बनाने की हमें आवश्यकता पड़ती है, ये मैं पिछली वीडियो में पार्ट 2 में यानी कि मैं अपलोड कर चुका हूं। और उससे पहले मैं ये भी बता चुका हूं कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डीड ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी संलेख क्या होता है, कैसे पार्टनर को एडमिट करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या टर्म्स होती हैं, वो मैं सब उससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पर लिंक पे जा करके आपको पिछली दोनों वीडियो मिल जाएंगी। और मैं यही चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें तो ये चीज़ और अच्छे से समझ आ जाएगी आपके। डन इट। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं लेकर के आया हूँ आपको प्रिपेयर एन अकाउंट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बता देते कि कितने जो है अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, आज उन्हें प्रिपेयर करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं उन्हें, आज मैं आपके लिए वो बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपल वे में लेकर आया हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में लेकर आता हूँ। तो चलिए, मैंने 4 अकाउंट बताए थे पिछली वीडियो में। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया था 4 अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसमें से पहले का नाम मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे का नाम बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे का कैश बैंक अकाउंट और चौथे का बैलेंस शीट। तो आज हम देखते हैं कि पहले मैं रिवैल्यूएशन को कैसे क्रिएट करता हूँ, उसमें क्या क्या चीजें मैं शो ऑफ करता हूँ, क्या क्या चीजें उसमें मैं डालता हूँ, कहाँ से कौन सी चीज आती है जिसका इफेक्ट उस पर पड़ता है, मैं कौन कौन सी चीजें मेंशन करता हूँ रिवैल्यूएशन में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब मैं पिछली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पिछली वीडियो देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार फिर से क्लैरिफाई करा देता हूँ कि रिवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है। रिवैल्यूएशन का मतलब दोबारा मूल्य लगाना। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब चीजों का मूल्य दोबारा लगाया जाएगा, कोई संपत्ति का, दायित्व का जब मूल्य दोबारा लगाया जाता है, दोबारा लगाने की कंडीशन क्या बन जाती है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मेरे संपत्ति, मैंने पिछले साल कोई संपत्ति खरीदी 20,000 रुपए की, और इस साल वो चलते चलते मेरी बाइक थी वो संपत्ति, और इस साल उसकी वैल्यू चलते चलते 15,000 रुपए की रह गई, तो उसकी वैल्यू दोबारा लगानी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू घट गई। तो जो चीजें घटती हैं या बढ़ती हैं उन सभी को मेंटेन करने के लिए मैं घटना या बढ़ना उस सबको मेंटेन करने के लिए मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूं, जिसे मैं कहता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसमें कौन कौन सी चीजें कहां मेंटेन की जाती है, आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन, और हर चीज अकाउंट में फॉर्मेट के अंदर बनती है, ये आपको भी पता है। अकाउंट में हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसका भी रिवैल्यूएशन बनाने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि मैं पहले ही क्रिएट कर चुका हूं। जैसे कि लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मेट सिंपल सा है, पर्टिकुलर अमाउंट। एक पर्टिकुलर डेबिट साइड का है, और जो अकाउंट्स वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे, और एक पर्टिकुलर क्रेडिट साइड का है वो जानते होंगे। और जो अकाउंट वाले नहीं भी है उन्हें भी मैं बता दूं, जो लेफ्ट साइड पर्टिकुलर होता है वो हमेशा डेबिट साइड का होता है, और जो राइट साइड पर्टिकुलर होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड का होता है। और लेफ्ट साइड के पर्टिकुलर में मैं सारे के सारे खर्चे या लॉसेस सभी के सभी वहां शो करता हूँ। कुछ भी हानि हो रही है, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा हो कुछ, वो सारे के सारे डेबिट में शो करूंगा, और कुछ भी इनकम या लाभ होगा वो सबके सब क्रेडिट में शो करूंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी थी 20,000 की, जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुका हूं, और वो इस साल आते आते 15,000 की रह गई, तो कितनी वैल्यू घट गई इसकी, राइट, 5। हाँ, 5,000 रुपए उसके घट गए, तो मैं 5,000 रुपए को उन्हें कहाँ एडजस्ट करूंगा, वो मेरे लिए खर्चा हुआ कि इनकम, आप बताएंगे अब। हाँ बिल्कुल सही, खर्चा हुआ वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी वैल्यू 5,000 रुपए की घट गई। अगर खर्चा हुआ तो मैंने पहले ही बताया हुआ पर्टिकुलर के यहाँ इस फॉर्मेट के 2 पार्ट है, एक डेबिट का, एक क्रेडिट पार्ट है, एक डेबिट पार्ट है। तो डेबिट वाले पार्ट में मैं शो कर दूंगा क्योंकि मेरी चीज की वैल्यू घट गई है। अगर मैंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज एसेट्स, अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू किसी कारणवश डिक्रीज यानी कि कम हो रही है तो वो मैं कहाँ शो करूंगा, पर्टिकुलर में। कौन से पर्टिकुलर में, डेबिट वाले में। क्या है कि रिवैल्यूएशन के डेबिट वाले पर्टिकुलर में। डन इट, फाइन। अभी अगर मेरी किसी संपत्ति की, मान लो इसका अपोजिट भी हो सकता है, वैल्यू बढ़ भी सकती है। बढ़ने वाली संपत्तियां क्या होती है, जैसे लाइक बिल्डिंग, गोल्ड वगैरह वगैरह, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, इसके जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल, मैंने पिछले साल एक बिल्डिंग खरीदी थी जिसकी वैल्यू थी 20 लाख, 20 लाख रुपए की मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, और इस साल आते आते उसकी वैल्यू 25 लाख हो गई। तो मेरी वैल्यू बढ़ी कि घटी, हाँ,
बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी वैल्यू बढ़ गई। कितनी बढ़ी? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर आपने सही कहा, 5 लाख रुपए की मेरी वैल्यू फिर से बढ़ गई और इस बार वैल्यू घटने की वजह बढ़ गई। तो इसके दो पहलू थे, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। मैंने डेबिट में क्या बताया था, अगर घटे तो डेबिट में और बढ़ रही है तो उसका जस्ट अपोजिट कहाँ डालूंगा, क्रेडिट साइड में शो कर दूंगा, क्रेडिट साइड में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज एसेट्स, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो कहाँ जाएगी, अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में, अगर घटती है तो डेबिट में। अब जरा दायित्व की बात करते हैं। दायित्व क्या है, संपत्ति क्या है, मैं पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार बता दूं। दायित्व वो होते हैं जो मुझे किसी के पे करने होते हैं। अगर उनकी वैल्यू घट बढ़ रही है तो भी मैं उसके लिए भी यही अकाउंट है, घटने बढ़ने के लिए अकाउंट ही यही है, रिवैल्यूएशन। अगर उनकी वैल्यू घटती है बढ़ती है तो उसे भी कहाँ एडजस्ट करूंगा, उसका भी बारे में बता देता हूँ। वो जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास राम के 15,000 रुपए थे, पिछले साल मैंने उससे लिए थे और इस साल उसे 15 की वजह मुझे 12 देने पड़े, उसे 3,000 रुपए माफ कर दिए, तो मेरे दायित्व की वैल्यू घटी के बढ़ी? हाँ बिल्कुल राइट आंसर, मेरे दायित्व की वैल्यू घट गई। कितनी घटी? हाँ बिल्कुल सही, 3,000 रुपए की वैल्यू इसकी फिर से घट गई। तो दायित्व की वैल्यू घटी, मुझे 15 देने थे, 12 देने पड़े, तो मेरे लिए खर्चा हुआ कि फायदा हुआ मेरा? हाँ बिल्कुल राइट आंसर, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मेरे लिए मेरा फायदा हुआ है क्योंकि मेरा 3,000 रुपए बच गए। और अगर फायदा हुआ है तो कहाँ जाएगा, फायदे सारे के सारे क्रेडिट साइड जाते हैं। अगर कोई लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई है तो वो सारी के सारी कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि मेरा फायदा हो गया। और जो फायदे और वृद्धि कहाँ जा रही है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज लाइबिलिटीज, अगर कोई लाइबिलिटी से कोई दायित्व तो घटता है तो वो कहाँ चला जाएगा, पीएल के क्रेडिट या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। और अगर कोई दायित्व तो बढ़ता है, इन केस, इसका जस्ट अपोजिट, इन केस अगर कोई वैल्यू बढ़ती है लाइबिलिटीज की, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सेम एग्जांपल, राम से 15,000 रुपए लिए थे और 15 की वजह इस साल ब्याज लगा के उसे 18 देने पड़ेंगे, तो मेरा दायित्व की वैल्यू घटी के बढ़ी? हाँ बिल्कुल सही आंसर, घट गई है मेरे, बढ़ गई है मेरे उसकी रिवैल्यूएशन की वैल्यू। कितनी बढ़ी है मेरे दायित्व की वैल्यू, मैंने 15 लिए थे और 18 देने पड़े, कितनी बढ़ी है? हाँ बिल्कुल सही, 3,000 रुपए की वैल्यू फिर से बढ़ गई मेरी, और अब के दायित्व की वैल्यू बढ़ गई, मुझे 15 की जगह 18 देने पड़ेंगे। तो अब मेरे लिए खर्चा हुआ कि मेरे लिए फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल सही, मेरे लिए नुकसान, एक तरह से लॉस है। तो लॉस है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। खर्चे व हानियां सबकी सब डेबिट साइड जाती हैं, आय व लाभ बढ़ रहा हो कुछ, वो सबका सब क्रेडिट साइड। देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो डेबिट साइड में और घट रही है तो क्रेडिट में। अगर एसेट बढ़ रही है तो क्रेडिट में, एसेट घट रही है तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन। डन इट, फाइन। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूं, अगर किसी संपत्ति की वैल्यू घट रही है तो हमेशा ध्यान रखना, आंख बंद करके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल देना। वैल्यू अगर घटे, ध्यान रखना, अगर वैल्यू घटे तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। और अगर दायित्व की वैल्यू घटे तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। और अगर दायित्व की वैल्यू बढ़े तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। और अगर संपत्ति की वैल्यू बढ़े तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। कुल मिला के इन शॉर्ट बात यह है, पहले एक एक चीज पकड़ो, संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और अगर घटेगी तो डेबिट साइड। और अगर दायित्व की वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड, और अगर घटेगी तो क्रेडिट साइड। डन इट, फाइन। चलिए नेक्स्ट और अगला अकाउंट हम पढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था, इसका फॉर्मेट भी यही होता है, सेम फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, सेम फॉर्मेट होता है। अमाउंट उन पार्टनर्स की जो कि जिनके नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो पर्टिकुलर, मान लीजिए पार्टनर के नाम मैंने ABC रख दिया, मान लीजिए एक लाइन बना दी ए के लिए, एक लाइन बना दी बी के लिए, एक कॉलम बना दिया सी के लिए, और फिर इसी तरह एक पर्टिकुलर क्रेडिट का है, एक लाइन एक कॉलम बना दिया ए के लिए, एक डी के लिए, एक सी के लिए। अब इसमें क्या मेंशन करूंगा मैं, ये तो हो गया इसका फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें डालूंगा, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल, जो वो कैपिटल लगेगी जो बिजनेसमैन के या पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई है, वो सारी की सारी पूंजी कहाँ शो करूंगा मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जी हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैं आ गया हूँ। तो उन पार्टनर्स के द्वारा जो पैसा लगाया गया वो मैं यहाँ शो कर दूंगा। जैसे कि ए ने लगाया 20,000 रुपए, तो मैंने बैलेंस लिख के ए के खाते, ए के कॉलम में लिख दिया 20,000, बी ने लगाया 15,000 तो बी के कॉलम में 15,000, जी हाँ, और सी के कॉलम में मान लीजिए 10,000 लगाया तो सी के कॉलम में 10,000 मैंने शो ऑफ कर दिया। डन इट, फाइन। और एक कोई रिजर्व, जो कि इन दोनों ने रिजर्व लगा रखा, पहले दो पार्टनर थे, मान लीजिए ए और बी, सी को तो इन्होंने अभी एडमिट किया है, मान लीजिए रिजर्व इनका 20,000 था और बराबर के पार्टनर थे, तो 10,000 रुपए का रिजर्व इन दोनों ने कितना कितना लगाया होगा, 10,000 ए के कॉलम में, 10,000 बी के कॉलम में।
डन इट। सी के कॉलम में भी कुछ नहीं लगेगा, रिजर्व को सी में नहीं बांटेंगे क्योंकि रिजर्व पुराने पार्टनरों का होता है। वो नया सी तो अभी नया पार्टनर आया, वो तो दो चीजें लेकर आया होगा, एक कैपिटल एक गुडविल। तो गुडविल हम उसकी बांट लेते हैं, कैपिटल को बिजनेस में लगा लेते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में क्या आ जाती है कभी कभी, ओल्ड पीएल, पुराना लाभ हानि, वो भी कौन बांटेंगे, पुराने पार्टनर, वो नए पार्टनर में नहीं बटेगा। मान लीजिए चिट्ठे में पुराना लाभ हानि दिया हुआ है तो वो पुराने ही पार्टनर में बटेगा। लाइक दिस, पुराना लाभ हानि 10,000 का हुआ था तो बराबर के पार्टनर थे, 5,000 ए रख लेगा और 5,000 बी रख लेगा। सी को मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो तो इस साल नया पार्टनर आया है, उसका हिस्सा इसमें कोई नहीं होगा, उसका हिस्सा अगले साल देखेंगे। और प्रीमियम मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए प्रीमियम लिखता हूं मैं गुडविल को, गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल में कभी भी गुडविल के नाम से शो नहीं करूंगा, इसे किस नाम से शो करूंगा मैं, प्रीमियम के। प्रीमियम क्यों शो करूंगा, क्योंकि नए पार्टनरों के लिए प्रीमियम, वो पुराने पार्टनरों के लिए नए पार्टनर द्वारा लाया गया पैसा जो कि गुडविल के नाम का है, इनके लिए वो प्रीमियम है। और उस प्रीमियम का ये क्या करेंगे, उस प्रीमियम को ये पुराने पार्टनर जो है अपने हिस्सों में बांट लेंगे। मान लीजिए 10,000 का प्रीमियम लिया था उससे, तो 10 को आधा आधा बराबर बांट लेंगे, 5,000 ए रख लेगा और 5,000 रख लेगा बी। जी, डन इट, फाइन। इसमें ये सारी चीजें मेंशन हो जाती है। और फिर इसका आंसर कैसे निकल जाता है, मान लीजिए इसका आंसर फिर इसका टोटल करके इसका आंसर कैरी कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका कैरी करके कितना आया, 20, 10, 30 और 10, 40, 40,000 रुपए ए के हिस्से में, और 15 और 10, 25 और 10, 35,000 रुपए बी के हिस्से में, और सी के हिस्से में 20 का 10 का 10 पड़ा हुआ है। और यही इधर ला के हम कैरी कर लेंगे, जैसे कि आपको पता है 40 के 40 ए में, 40 हो गए ए के हिस्से में, और 35 हो गए बी के हिस्से में, और 10 हो गए सी के हिस्से में। और जब कुछ घटा बढ़ा में रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस है वो भी यही मेंशन करता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कुछ घट बढ़ के रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस है वो भी यही मेंशन कर देता हूँ। अभी मान लीजिए कुछ घटा बढ़ा नहीं, कुछ इनका खर्चा कुछ नहीं हुआ, तो इनकी रिमेनिंग कैपिटल कितनी रह जाएगी, यही के यही जस्ट की जस्ट 40 के 40 ये ले जाएगा, 35 के 35 ये ले जाएगा, और 10 के 10 इस साल इसके रह जाएंगे। ये मैंने कैरी कर लिया इनका बैलेंस, डन इट। ये खाता ऐसे कैरी मेंटेन किया जाता है। और इसके बाद बनता है नेक्स्ट अकाउंट, जो बनता है हमारा वो कैश अकाउंट बनता है, कैश या बैंक अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कैश या बैंक अकाउंट भी मेंटेन करके आपको दिखा रहा हूँ, उसका भी फॉर्मेट सेम रहता है। और फिर एक बनती है बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट भी आपको कैरी करके दिखा रहा हूँ। जल्दी से मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कुछ बता दूं, इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए खाता क्रिएट कर देता हूं। न्यू बैलेंस शीट, मान लीजिए मैंने कैश बैंक बना लिया और ये बैलेंस शीट बना ली। एक तरफ बैलेंस शीट में आपको पता है, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, एक तरफ लाइबिलिटीज आती है और एक तरफ एसेट्स आती है, एक तरफ दायित्व और एक तरफ संपत्तियां। मैंने शो ऑफ करा दिया यहाँ पे। तो अब कैश बैंक में क्या करता हूँ, मान लीजिए कैश बैंक क्यों बनाना पड़ता है, मेरे हिसाब से कैश बैंक बनाने की वैसे आवश्यकता इतनी होती नहीं है, किताबों में होता नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं बहुत शॉर्टकट में पढ़ाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कैश बैंक का क्या फायदा होता है। मान लीजिए कैश बैंक में पहले से कैश का बैलेंस मेरा पड़ा हुआ था, पिछला बैलेंस पड़ा हुआ था कैश का दोनों पार्टनरों पे 5,000 रुपए का। नया पार्टनर कैश कितना लेकर आया था, 10,000 रुपए कैश लेकर आया था कैपिटल के नाम के, जो कि उसने बिजनेस में लगाए थे, वो भी यही शो कर देंगे। और 10,000 लाया था गुडविल के नाम के, जो कि उसने उन दोनों को ला करके दी थी। तो अब हमारे पे कैश का टोटल बैलेंस कितना हो जाता है, 25,000। जी हाँ, 25,000 की बात कर रहा हूँ। टोटल बैलेंस कितना हो गया हमारा कैश का, 25,000। अब ये टोटल बैलेंस मैं एसेट साइड में चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस मेरे लिए मेरी संपत्ति है, क्योंकि हाँ ये फर्म के लिए उसकी संपत्ति है। तो यहाँ कैश का टोटल बैलेंस मैं कितना दिखा दूंगा, 25,000। और इसके अलावा ऑल एसेट्स दिखा दूंगा। ऑल एसेट्स मान लीजिए 40,000 की ऑल एसेट्स और बनी, तो कुल मिला के मेरा कितना हो गया, 65,000। और 65,000 रुपीज ऑल एसेट्स हो गई। और टोटल यहाँ कैपिटल का लाइबिलिटीज का भी टोटल 65 ही आना चाहिए आपका। मान लीजिए कुछ क्रेडिटर्स पड़े
और ए बी की कैपिटल कुल मिला के ABC की कैपिटल कुल मिला करके 65 हो गई। तो ये आपका आंसर इस तरह टैली हो जाते हैं। ये चारों खाते इस तरह क्रिएट किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छे से मैं बाय क्वेश्चन की क्वेरी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अभी तक तो ये काल्पनिक तौर पर मैंने एक रफली स्टेटमेंट बना के आपको बताया कि किस खाते में अमाउंटिंग कैसे एडजस्ट करते हैं और किसका क्या रोल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।